हजारों वर्ष पूर्व घने जंगलों के बीच एक ऐसी मानव जाति रहती थी जो अपने दौर की सबसे विकसित सभ्यताओं में से थी, माया सभ्यता। जिस समय भारत की महान हड़प्पा और मेसोपोटामिया जैसी संस्कृतियां अभी आकार ही ले रही थीं, उस वक्त यहाँ के निवासी बिना किसी दूरबीन के अंतरिक्ष और नक्षत्रों की गति को माप रहे थे। उन्होंने विशालकाय पत्थरों के मंदिर और पिरामिड खड़े किए। उनका बनाया कैलेंडर इतना चर्चित रहा कि 2012 में संसार के विनाश की खबरें तक फैल गई थीं। पर सवाल यह है कि इतने बुद्धिमान लोगों का रहन सहन कैसा था, वे भोजन में क्या लेते थे और उनकी कुछ रस्में आज के दौर में डरावनी क्यों जान पड़ती हैं। माया सभ्यता की ऐसी ही अनोखी परंपराओं को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस गाथा का आरंभ वर्ष 1839 से होता है। उस दौर में मानचित्र पर मध्य अमेरिका के इस भूभाग को बिल्कुल खाली माना जाता था। लोग समझते थे कि यहाँ के खतरनाक जंगलों में मानव जीवन संभव ही नहीं है। वहाँ केवल बीमारियां थीं, विषैले जीव थे और भय था। किंतु दो अन्वेषक, जॉन लॉयड स्टीफंस और फ्रेडरिक कैथरवुड, इन चुनौतियों से नहीं घबराए। वहां के मूल निवासियों ने उन्हें पुराने पत्थरों के खंडहरों की कथाएं सुनाई थीं, जिन पर कोई विश्वास नहीं करता था। वे होंडुरास के उन दुर्गम जंगलों में प्रवेश कर गए जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। हर कदम पर एक नया संकट उनका मार्ग रोक रहा था। कई हफ्तों की कठिन यात्रा और बीमारी के कारण वे लगभग उम्मीद खो चुके थे। तभी जंगल की सफाई करते समय उनकी कुल्हाड़ी किसी ठोस वस्तु से टकराई। जब उन्होंने उस पर जमी बरसों पुरानी झाड़ियों और काई को साफ किया तो उनके होश उड़ गए। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह एक विशाल खंभा था जिस पर किसी प्राचीन भाषा में नक्काशी की गई थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो सामने जंगल नहीं बल्कि पत्थर का एक भव्य मंदिर था। यह कोपान नगर था, एक ऐसा शहर जो मिस्र के पिरामिडों जैसा ही विशाल था, परंतु दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह थी हजारों वर्षों से ओझल रही अपने समय की सबसे श्रेष्ठ माया सभ्यता। यदि आज हम उनके क्षेत्र को देखें तो यह वर्तमान मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास के हिस्सों में विस्तृत थी। जिस कालखंड में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विकास हो रहा था, जिस दौरान मेसोपोटामिया के नगर बस रहे थे, ठीक उसी समय आज से लगभग 4000 साल पहले संसार के एक अलग छोर पर इन घने जंगलों के बीच यह सभ्यता अपना विस्तार कर रही थी। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक पुरातत्वविदों की जानकारी बहुत कम थी। हमें लगता था कि इन जंगलों में बस इक्का दुक्का मंदिर थे जहां लोग केवल पूजा पाठ के लिए आते थे। हमारी धारणा थी कि यहाँ रहने वालों की संख्या बहुत सीमित थी, परंतु यह अनुमान पूरी तरह गलत निकला और इस सच को जानने में हमें एक सदी से भी अधिक का समय लग गया। साल 2018 में विज्ञान ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक खोजी जो घनी झाड़ियों और पेड़ों के पार भी देख सकती थी। इसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने एक विमान पर लाइडर स्कैनर फिट किया और उसे उत्तरी ग्वाटेमाला के घने जंगलों के ऊपर उड़ाया। इस उपकरण ने धरती की ओर करोड़ों लेजर किरणें भेजीं। ये किरणें पैरों के बीच के बारीक रास्तों से होकर जमीन तक पहुंची और एक त्रिआयामी नक्शा तैयार किया। जब कंप्यूटर की मदद से डेटा को साफ कर पैरों की परछाई हटाई गई तो जो सच सामने आया उसने विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। जिसे हम अब तक एक साधारण जंगल मान रहे थे, वह वास्तव में एक विशाल महानगर था। वहां मिट्टी के नीचे 60,000 से भी अधिक इमारतें और ढांचे दबे हुए थे। पहले हमारा मानना था कि यहाँ कुछ लाख लोग ही रहते होंगे, पर लाइडर की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि माया सभ्यता की आबादी 1 करोड़ से भी अधिक थी। यानी उस काल के किसी भी यूरोपीय देश की जनसंख्या से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी यहाँ निवास करती थी। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया, लेकिन तभी वैज्ञानिकों के मन में एक बड़ी उलझन पैदा हो गई। करीब 4000 साल पहले की जितनी भी महान सभ्यताएं थीं, उनमें एक बात समान थी, वे सभी किसी न किसी बड़ी नदी के तट पर विकसित हुई थीं। मगर माया सभ्यता की कहानी इन सबसे बिल्कुल जुदा थी। अगर आप मानचित्र को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके साम्राज्य के एक बड़े भूभाग में कोई मुख्य नदी बहती ही नहीं थी। वहां की सतह चूना पत्थर लाइमस्टोन से बनी थी, जो किसी स्पंज की तरह सारा पानी सोख लेती है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर 1 करोड़ लोगों ने एक ऐसी जगह रहने का निर्णय क्यों लिया जो किसी रेगिस्तान जैसी सूखी थी, जहाँ न तो फसलों के लिए पानी था और न ही जमीन उपजाऊ थी। वहां उन्होंने आसमान छूती इमारतें कैसे बना ली? क्या वे किसी बड़े खतरे से बचने के लिए इन जंगलों में आकर छिप गए थे, या फिर उनके पास प्रकृति को मात देने वाली कोई ऐसी गुप्त तकनीक थी जो उस समय दुनिया में किसी के पास नहीं थी? आइए इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल की गहराइयों में चलते हैं। माया लोग उस खतरनाक जंगल में क्यों बसे, यह समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे मुड़ना होगा। सिर्फ 4000 साल नहीं,
बल्कि पूरे 20,000 साल पीछे। यह आइस एज यानी हिमयुग का दौर था। समूची धरती बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी। समुद्र का जलस्तर इतना नीचे चला गया था कि एशिया और अमेरिका के बीच की जमीन बर्फ की ठोस परत बन गई थी। इसी बर्फीले रास्ते से शिकार की खोज में इंसानों का एक समूह एशिया से निकलकर एक अनजान दुनिया में पहुंचा। यह दुनिया अमेरिका थी। तब का अमेरिका आज जैसा विकसित देश नहीं, बल्कि एक निर्जन और विशाल जंगल था। ये लोग लगातार सफर करते रहे। हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी वे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दक्षिण की दिशा में बढ़ते रहे। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के खुले मैदानों और मेक्सिको के दुर्गम पहाड़ों को पार किया। वे चाहते तो कहीं भी अपना डेरा डाल सकते थे, लेकिन चलते चलते ये लोग मध्य अमेरिका के युकाटन प्रायद्वीप तक जा पहुंचे। ऊपर से देखने पर यह इलाका किसी स्वर्ग जैसा सुहावना लगता था। चारों ओर घनी हरियाली और फलों से लदे पैर। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां अपना जीवन शुरू किया, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वहां की जमीन चूना पत्थर से बनी थी, और जैसा कि आप जानते हैं, चूना पत्थर पानी को सोख लेता है। बारिश होते ही सारा पानी जमीन के नीचे चला जाता था। सतह पर नदियां बहने के बजाय भूमिगत हो जाती थीं। प्यास से जानवर दम तोड़ रहे थे और खेती करना नामुमकिन जैसा था। वह हरा भरा जंगल दरअसल एक छलावा था। अब सवाल फिर वही आता है, इतनी मुश्किलों के बाद भी ये लोग यहाँ से वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पाताल लोक का द्वार मिल गया था। लेकिन यह कोई काल्पनिक लोक नहीं था। जब ये लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, तब उन्हें जंगल के बीचों बीच जमीन में गहरे और विशाल गड्ढे दिखाई दिए। जब उन्होंने उन गड्ढों की गहराई में झांका, तो नीचे अंधेरे में कुछ जगमगा रहा था। वह पानी था, एकदम शुद्ध, मीठा और कभी न समाप्त होने वाला जल भंडार। इन्हें सेनोट्स कहा जाता है। चूंकि वहां की ऊपरी सतह चूना पत्थर की थी, इसलिए वह कई जगहों से टूटकर नीचे गिर गई थी, जिससे जमीन के नीचे बहने वाली गुप्त नदियां बाहर दिखने लगी थी। माया सभ्यता के लोगों के लिए ये केवल पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि वे इन्हें शिबाल्बा यानी पाताल लोक का रास्ता मानते थे। उनका यह अटूट विश्वास था कि वर्षा के देवता चाक इन्हीं गुफाओं के भीतर निवास करते हैं। यही वह मुख्य कारण था जिसने उन्हें इस दुर्गम जंगल में रुकने पर मजबूर कर दिया। जहां पूरी दुनिया बड़ी नदियों के पास घर बना रही थी, वहीं माया सभ्यता के लोग इन चमत्कारी कुंडों के इर्द गिर्द बसने लगे। पानी की किल्लत तो दूर हो गई थी, लेकिन असली संघर्ष अभी शेष था। जंगल इतना सघन था कि बिना लोहे के औजारों के उसे काटना असंभव था। तब उन्होंने आग का मार्ग चुना। वे जंगल के कुछ हिस्सों को जला देते और उससे निकलने वाली राख का उपयोग खाद के रूप में करते थे। यहीं से उनके सबसे बड़े आविष्कार की नींव पड़ी, मक्का। उन्होंने जंगली घास में बदलाव करके भुट्टा तैयार किया। यह मक्का ऊर्जा से इतना भरपूर था कि इसने उनकी जनसंख्या को बिजली की रफ्तार से बढ़ा दिया। लेकिन यह कैसे हुआ, इसे हम आगे समझेंगे। अब वे इधर उधर भटकने वाले कबीले नहीं रह गए थे, बल्कि वे इस विशाल जंगल के स्वामी बन चुके थे। उनके पास अब पर्याप्त जल था और भरपेट भोजन भी था, लेकिन उनके पास एक चीज की भारी कमी थी, धातु। उस काल में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में लोग लोहे और कांसे से हथियार और महल बना रहे थे, जबकि माया सभ्यता के पास केवल पत्थर थे। अब तक हमने देखा कि उन्होंने पानी की किल्लत तो दूर कर ली थी, पर अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो पानी की कमी से भी कहीं अधिक कठिन थी। उन्हें जंगल के बीचों बीच भव्य नगर बसाने थे, अपने आराध्यों के लिए ऊंचे पिरामिड और मंदिर खड़े करने थे। मगर यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन थी। उस काल में दुनिया की बड़ी इमारतें लोहे की छेनी और हथौड़ों की मदद से तैयार हो रही थीं, लेकिन माया सभ्यता के पास धातु का एक टुकड़ा तक नहीं था। न उनके पास लोहा था, न तांबा और न ही स्टील। यहाँ तक कि उनके पास सामान ढोने के लिए पहिया भी नहीं था, और न ही घोड़े या बैल जैसे जानवर थे जो भारी भरकम पत्थरों को खींच सके। अब जरा कल्पना कीजिए, बिना लोहे के उपकरणों, बिना किसी क्रेन या ट्रक और बिना पशुओं की सहायता के उन्होंने लाखों टन के पत्थर कैसे तराशे होंगे और उन्हें सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया होगा। यह वास्तुकला के इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा है। सबसे पहले बात करते हैं उनके औजारों की। यदि उनके पास धातु नहीं थी, तो उन्होंने कठोर चट्टानों को कैसे काटा? इसका उत्तर है एक दूसरा पत्थर, जिसे ऑब्सीडियन कहा जाता है। यह ज्वालामुखी से निकला एक काला कांच जैसा पत्थर होता है। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसके किनारों की धार आज के सर्जिकल ब्लेड से भी कहीं अधिक तेज होती है। माया लोग समझ चुके थे कि यदि प्रकृति ने उन्हें यह सुपर ब्लेड दिया है, तो उन्हें लोहे की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसी कांच और कठोर पत्थरों की मदद से पहाड़ों को तराशना शुरू किया। पत्थरों को काटना तो फिर भी सरल था, परंतु असली चुनौती थी उन भारी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एक एक शिला का वजन कई टन था। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके पास बोझ उठाने के लिए जानवर नहीं थे, तो उन्होंने भौतिक विज्ञान और जनशक्ति का सहारा लिया। उन्होंने पैरों के गोल तनों को रोलर की तरह इस्तेमाल किया और रस्सियों के जरिए पत्थरों को खींचना शुरू किया। लेकिन उनके खींचने का तरीका बहुत कष्टदायक था। वे रस्सियों को अपने कंधों के बजाय अपने माथे के चारों ओर बांधते थे, जिसे मेकापाल कहा जाता है।
अपनी गर्दन की पूरी शक्ति झोंककर वे भारी से भारी पत्थर घसीट लेते थे। यह केवल निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि इंसान के अटूट संकल्प का प्रमाण था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी माया सीमेंट। उन्होंने चूना पत्थर को भट्टी में जलाकर एक ऐसा चूर्ण तैयार किया जिसे पानी में मिलाते ही वह पत्थर की तरह ठोस हो जाता था। आज हम जो अवशेष देखते हैं वे धूसर ग्रे रंग के हैं, लेकिन उस समय यह पूरा नगर लाल और सफेद रंग के प्लास्टर से जगमगाता था। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि हजारों वर्षों की मूसलाधार बारिश भी इसे पूरी तरह मिटा नहीं सकी। और जब इन विशाल शिलाओं से इमारतें तैयार हुईं, तो उन्होंने केवल मकान नहीं बनाए, बल्कि बोलने वाले महल खड़े कर दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यदि आज भी आप चिचेन इत्जा के पिरामिड के सम्मुख खड़े होकर ताली बजाते हैं, तो उसकी गूंज वापस आती है, लेकिन वह ताली की आवाज नहीं होती। वह ध्वनि किसी पक्षी के चहकने जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। बाद में शोध से पता चला कि उन्होंने पिरामिड की सीढ़ियों को एक खास कोण एंगल पर बनाया था, ताकि टकराने वाली आवाज उनके पवित्र पक्षी क्वेट्जल की बोली में बदल जाए। जरा सोचिए, आज के समय में ध्वनि विशेषज्ञों को ऐसा करने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर चाहिए, पर माया लोगों ने यह करिश्मा महज पत्थरों से कर दिखाया। अब बात करते हैं उनकी सबसे अद्भुत कृति की। मिस्र के पिरामिड अक्सर मकबरे होते थे जहां राजाओं को दफनाया जाता था, लेकिन माया पिरामिड केवल कब्रें नहीं थीं, वे समय की गणना करने वाले विशाल यंत्र भी थे। उदाहरण के तौर पर एल कैस्टिलो के पिरामिड को ही ले लीजिए। इसे केवल ऊंचाई दिखाने के लिए नहीं बनाया गया था, वास्तव में यह पत्थर में तराशा गया एक बहुत बड़ा कैलेंडर था। इसकी चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं, और यदि ऊपर के चबूतरे को भी जोड़ लिया जाए तो कुल 365 सीढ़ियां बनती हैं। यानी साल का हर एक दिन एक सीढ़ी के बराबर है। परंतु इनका असली जादू वर्ष में केवल 2 बार ही दिखाई देता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तब सूर्य की किरणें पिरामिड की सीढ़ियों पर इस तरह पड़ती हैं कि बनने वाली परछाई एक विशालकाय सर्प की आकृति ले लेती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गगन से कोई विशाल सांप रेंगता हुआ धरती की ओर आ रहा हो। यह कोई संयोग नहीं था। इसके सटीक निर्माण के लिए उन्हें यह ज्ञात होना आवश्यक था कि हजारों वर्षों तक सूर्य किस कोण पर उदय होगा और कहां अस्त होगा। इसका अर्थ यह है कि माया निवासी केवल श्रमिक या शिल्पी नहीं थे, बल्कि वे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बिना किसी दूरबीन या कंप्यूटर के अंतरिक्ष की ऐसी गणनाएं कर ली थीं, जिन्हें आज नासा के वैज्ञानिक भी पूरी तरह सटीक मानते हैं। आखिर उनके पास गणित का ऐसा कौन सा रहस्य था? उन्होंने शेष विश्व से पहले शून्य का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? और उनका वह रहस्यमयी कैलेंडर 2012 में दुनिया खत्म होने की बात क्यों करता था? दोस्तों, एक अजीब बात सोचिए। अगर आप आज से 1500 साल पहले यूरोप जाते, तो वहां के लोग रोमन अंकों में उलझे हुए थे। वहां गणित करना सरदर्द था, लेकिन उसी वक्त घने अमेज़न के जंगलों में बैठा एक माया पुजारी करोड़ों अरबों की कैलकुलेशन चुटकियों में कर रहा था। हमने देखा कि माया लोग बेहतरीन इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग के पीछे जो असली ताकत थी, वो थी उनका मैथमेटिक। पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सिर्फ 2 जगहों पर शून्य यानी जीरो का आविष्कार हुआ। एक हमारे प्यारे भारत में आर्यभट्ट द्वारा, और दूसरा इन माया लोगों के द्वारा। दुनिया की बाकी सभ्यताएं उंगलियों पर गिनती थीं, 1 2 3 10 तक, लेकिन माया लोग वे 20 तक गिनते थे। क्यों? क्योंकि वे आदिमानव की सोच रखते थे। उन्होंने सिर्फ हाथों की 10 उंगलियां नहीं, बल्कि पैरों की 10 उंगलियों को भी अपनी गिनती में शामिल किया। उनका गणित इतना सरल था कि एक अनपढ़ इंसान भी समझ ले। एक डॉट मतलब एक लकीर मतलब 5 और एक शंख जैसा निशान मतलब 0। सिर्फ इन 3 निशानों से उन्होंने यूनिवर्स की ऐसी कैलकुलेशंस कर डाली जिसके लिए आज हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए। और इस मैथमेटिक का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया? आसमान में। माया लोग सिर्फ जमीन पर नहीं रहते थे, उनकी नजरें हमेशा तारों पर होती थीं। उन्होंने बिना किसी दूरबीन, टेलीस्कोप के और बिना किसी कांच के लेंस के प्लैनेट्स की चाल को नाप लिया था। उनका सबसे प्रिय ग्रह था शुक्र। वे इसे प्यार का ग्रह नहीं मानते थे, वे इसे युद्ध का देवता मानते थे। वे शुक्र ग्रह के उगने और डूबने का समय इतना सटीक बताते थे कि उसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स का अंतर होता था। सोचिए, नंगी आंखों से इतनी सटीकता कैसे मुमकिन है? उन्होंने एल्करा कोल जैसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई। अगर आप आज इस इमारत को देखें तो यह किसी मॉडर्न ऑब्जर्वेटरी जैसी दिखती है, जिसके गुंबद में तारों को देखने के लिए खिड़कियां बनी हैं। और इसी विज्ञान से जन्म हुआ माया कैलेंडर का। दोस्तों, आपने 2012 में दुनिया खत्म होने वाली अफवाह तो आपने जरूर सुनी होगी। दरअसल वह माया कैलेंडर की ही एक गणना थी, लेकिन सच तो यह है कि उनका कैलेंडर विनाश की भविष्यवाणी के लिए नहीं बनाया गया था। वे समय को हमारी तरह एक सीधी रेखा में नहीं देखते थे कि जैसे 2025 बीत गया तो वह हमेशा के लिए चला गया। उनके लिए समय एक चक्र था।
उनका मानना था कि इतिहास खुद को दोहराता है, जो आज हुआ है वह हजारों साल बाद फिर से घटित होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर तैयार किया जो 10 या 100 साल का नहीं बल्कि पूरे 5125 वर्षों का एक महाचक्र था। इसे वे लॉन्ग काउंट कहते थे। उनके गणित के अनुसार इस विशाल चक्र की शुरुआत 11 अगस्त 3114 ईसा पूर्व को हुई थी। यानी जब मिस्र के पिरामिडों का नामो निशान नहीं था और हड़प्पा सभ्यता की नींव भी नहीं पड़ी थी, तब माया कैलेंडर की घड़ी शुरू हो चुकी थी। और यह 5125 साल का सफर कब पूरा होना था? जी हाँ, उसी तारीख को 21 दिसंबर 2012। पूरी दुनिया इस डर में डूब गई कि कैलेंडर खत्म होने का मतलब है दुनिया का अंत। लेकिन माया लोगों के लिए यह सिर्फ घड़ी के रीसेट होने जैसा था, एक पुराने युग का अंत और एक नए चक्र की शुरुआत। मगर जब माया सभ्यता इतनी विकसित थी तो वहां के आम लोगों का जीवन कैसा था? दोस्तों, अब हम उन ऊंचे पिरामिडों और सितारों की दुनिया से नजर हटाकर जमीन पर उतरते हैं। इतिहास अक्सर केवल राजाओं की गाथा सुनाता है, लेकिन उस घने जंगल में रहने वाले एक साधारण मनुष्य की जिंदगी कैसी थी? क्या वह सुखी था या सिर्फ एक बंधुआ मजदूर? सच तो यह है कि माया समाज में अमीरी और गरीबी की खाई इतनी गहरी थी जितनी आज के दौर में भी शायद न हो। उनका समाज स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था। शीर्ष पर राजा और कुलीन वर्ग के लोग थे। ये लोग नगरों के बीचों बीच स्थित आलीशान पत्थर के महलों में निवास करते थे। इनके शरीर पर जगुआर की खाल होती थी और सिर पर अत्यंत दुर्लभ क्वेटजल पक्षी के बेशकीमती पंख सजे होते थे। वहीं दूसरी ओर था आम आदमी। वे बिल्कुल हमारे यहाँ की ग्रामीण झोपड़ियों जैसे घरों में रहते थे। उनकी छतें घास और फूस से बनी होती थीं, ताकि भीषण गर्मी में भी घर के भीतर शीतलता बनी रहे। ताज्जुब की बात यह है कि वे संयुक्त परिवार में गहरा विश्वास रखते थे। एक ही बड़े आंगन के चारों तरफ कई घर बने होते थे, जहां दादा दादी और अन्य रिश्तेदार मिलजुल कर रहते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठकर सुख दुख साझा करता था। यह एकांत का नहीं बल्कि एक जीवंत सामुदायिक जीवन का हिस्सा था। हर घर का मुख्य केंद्र उसकी रसोई होती थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माया सभ्यता का खान पान काफी हद तक हमारे जैसा ही था। वे मक्के को पत्थर पर पीसकर आटा तैयार करते और उसे टोटीला बनाते थे, जो स्वाद और बनावट में बिल्कुल हमारी मक्का की रोटी जैसी होती है। इसे वे फलियों, बीन्स, कद्दू और मिर्च की चटपटी चटनी के साथ बड़े चाव से खाते थे। जी हाँ, मिर्च। माया समाज के लोग तीखा और मसालेदार भोजन करने के बहुत शौकीन थे। परंतु इस समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इतिहास अक्सर महिलाओं के योगदान को अनदेखा कर देता है, लेकिन माया सभ्यता में वे असली ताकत थीं। वे केवल घर ही नहीं संभालती थीं, बल्कि समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी थीं। कपड़े बुनने से लेकर मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने और बाजार के लेन देन तक सब कुछ महिलाओं के नियंत्रण में था। यही नहीं, माया इतिहास में लेडी सिक्स स्काई जैसी शक्तिशाली रानियों का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने न केवल शासन किया बल्कि युद्ध के मैदान में उतरकर दुश्मनों को परास्त भी किया। वे जितनी सौम्य थीं, जरूरत पड़ने पर उतनी ही पराक्रमी योद्धा भी साबित होती थीं। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप उस समय के किसी व्यक्ति से आमने सामने मिलते तो शायद आपकी रूह कांप जाती। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके सुंदरता के मापदंड हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग और डरावने थे। आज हम सुंदर दिखने के लिए परिधानों का सहारा लेते हैं, लेकिन माया लोग खूबसूरती के लिए अपने शरीर को हमेशा के लिए विकृत कर लेते थे। वे छोटे बच्चों के सिर पर लकड़ी की तख्तियां बांध देते थे ताकि उनका माथा पीछे की तरफ छपटा और लंबा हो जाए। हमें यह सुनने में बहुत दर्दनाक लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह मक्का के देवता जैसा रूप पाने का तरीका था। जिसका सिर जितना लंबा होता उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें भेंगापन भी बहुत पसंद था। माताएं अपने बच्चों की आंखों के बीच एक छोटा सा मोती लटका देती थीं, ताकि बच्चा लगातार उसे देखता रहे और उसकी पुतलियां हमेशा के लिए अंदर की तरफ मुड़ जाएं। और सुंदरता का एक और अजीबोगरीब पैमाना था। अपने दांतों को आरी की मदद से बिना किसी डॉक्टर या बेहोश करने वाली दवा के अपने दांतों को नुकीला बनवाना या उनमें छेद करवाना, यह केवल फैशन नहीं था बल्कि उनकी सहन शक्ति की परीक्षा थी। और अब एक और रोचक बात, वहां बाजार में लेन देन के लिए सिक्के नहीं चलते थे। वहां पैसा सचमुच पैरों पर उगता था। उनकी मुद्रा कोको बीन्स यानी चॉकलेट के बीज थे। अगर आपको एक खरगोश खरीदना है तो 10 बीज दीजिए, और यदि एक गुलाम लेना है तो 100 बीज। मजे की बात तो यह थी कि राजा इन पैसों को खर्च करने के बजाय उन्हें पी जाते थे। चॉकलेट से बना करवा और तीखा पेय पीना केवल संपन्न लोगों का अधिकार था। ऊपर से देखने पर यह समाज बहुत व्यवस्थित और रंग बिरंगा दिखाई देता था, लेकिन हर सभ्यता के भीतर एक खास व्यवस्था काम करती है। माया सभ्यता की वह व्यवस्था क्या थी और राजा अपनी प्रजा पर शासन कैसे करता था, अब इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि माया साम्राज्य आज के भारत या चीन जैसा एक संगठित देश था, तो आप गलत हैं।
यह एक देश नहीं बल्कि खूनी शतरंज का खेल था। यह पूरा इलाका अलग अलग नगर राज्यों में बटा हुआ था, जैसे टिकल, कालकमूल और कोपान। हर शहर अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह था और हर शहर का अपना एक शासक होता था। ये राजा कोई साधारण इंसान नहीं माने जाते थे। उन्हें कुहवाल आ जाओ यानी पवित्र राजा कहा जाता था। प्रजा का विश्वास था कि राजा कोई मनुष्य नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता ईश्वर है। उसका कार्य केवल शासन करना नहीं था बल्कि देवताओं और इंसानों के बीच एक कड़ी बनना था। लोगों का मानना था कि यदि राजा प्रसन्न है तो समय पर वर्षा होगी और यदि राजा कमजोर पर गया तो सूरज निकलना बंद हो जाएगा। यही कारण था कि ये शहर कभी शांति से नहीं रहे। इनके बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। दिलचस्प बात यह है कि इनके युद्ध जमीन पर कब्जा करने के लिए कम बल्कि कैदियों को पकड़ने के लिए ज्यादा होते थे, ताकि उनकी बलि देकर अपने देवताओं को खुश किया जा सके। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे युद्ध का निर्णय अपनी मर्जी से नहीं करते थे बल्कि आसमान की स्थिति देखकर हमला करते थे। जब शुक्र ग्रह अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान पर आता था तभी सेनाएं कूच करती थीं। इतिहासकार इसे स्टार वॉर्स, सितारों का युद्ध कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने शहरों का नक्शा जिस तरह तैयार किया था वह आज के वास्तुकारों के लिए एक बड़ी सीख है। जरा उनकी नगर नियोजन प्रणाली पर नजर डालिए। याद है मैंने बताया था कि वहां नदियां नहीं थीं, तो फिर 1 करोड़ की आबादी को पानी कैसे मिलता था? यहीं पर उनके अद्भुत मस्तिष्क का परिचय मिलता है। उन्होंने अपने पूरे नगर को ही एक विशाल जल भंडार में तब्दील कर दिया था। जब वर्षा होती थी तो पानी पिरामिडों की ढलान से होता हुआ नीचे आता था। उनके बड़े बड़े मैदानों और आंगनों को जानबूझकर इस तरह ढालदार बनाया गया था कि गुरुत्वाकर्षण की मदद से शहर की एक एक बूंद नालियों के रास्ते बड़े जलाशयों में इकट्ठा हो जाए। टिकल शहर में पानी संचय की इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि अगर 1.5 साल तक भी बारिश न हो तब भी वहां के लोग प्यासे नहीं मरते थे। और सबसे बड़ी बात, ये पानी दूषित नहीं होता था। शहर के प्रवेश द्वारों पर उन्होंने जल शोधन फिल्टर्स लगाई थी। वे क्वार्ट्स और जियोलाइट जैसी बालू का उपयोग करते थे। ये वही तकनीक है जिसे हम आज के आधुनिक आरडोओ सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2000 साल पहले जंगल के बीच वे लोग शुद्ध मिनरल वाटर पी रहे थे। उस दौर में माया शहर रंगों से जगमगाते थे। हर पिरामिड लाल, नीले और पीले रंगों से रंगा हुआ था। सड़कों पर खामोशी नहीं बल्कि संगीत का शोर था। शंख की ध्वनि, लकड़ी के नगारे और बांसुरी की तान हर समय हवाओं में तैरती रहती थी। उनके उत्सव किसी बड़े मेले से कम नहीं थे। हजारों की भीड़ जुटती थी और राजा मोर तथा मकाऊ पक्षी के रंग बिरंगे पंखों से सजा मुकुट पहनकर नृत्य करता था। यह नाच केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने की एक प्रार्थना थी। वे कला के प्रति बेहद समर्पित थे। दीवारों पर की गई नक्काशी हो या मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, हर कलाकृति में एक कहानी छिपी होती थी। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े शहर, इतने भव्य उत्सव और लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जो युद्ध और पानी से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। वह था भोजन और धन। इतनी बड़ी आबादी के लिए उस घने जंगल में अनाज कहाँ से आता था? उनकी अर्थव्यवस्था कैसे टिकी थी? क्या वे केवल मक्का खाकर जीवित थे या उनके पास कोई ऐसी विशेष फसल थी जिसने उन्हें इतना समृद्ध बनाया? दोस्तों, पिरामिड बनाना कठिन कार्य है, परंतु उससे भी कठिन है 1 करोड़ों लोगों का पेट भरना। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जंगल की मिट्टी खेती के लिए बहुत कमजोर होती है। यदि आप पैर काटकर वहां खेती करें तो 2-3 साल में ही जमीन बंजर हो जाती है। फिर माया लोगों ने सदियों तक इतनी विशाल जनसंख्या को भोजन कैसे उपलब्ध कराया? यहीं पर उनका कृषि विज्ञान काम आता है। उन्होंने जंगल को नष्ट करने के बजाय उसका उपयोग करना सीखा। उन्होंने एक ही खेत में एक साथ 3 फसलें उगाने की तकनीक विकसित की। मक्का, फलियां, बीन्स और कद्दू। मक्का को उगने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है जो बीन्स, फलियों की जड़ें मिट्टी को पहुंचाती थी। वहीं कद्दू के बड़े बड़े पत्ते जमीन को ढक लेते थे ताकि कड़ी धूप से मिट्टी की नमी न सूखे। यह प्रकृति का बनाया हुआ एक बेहतरीन तालमेल था। लेकिन उनका असली करिश्मा था दलदली इलाकों में खेती करना, जिसे रेज्ड फील्ड्स कहा जाता है। उन्होंने दलदल के बीच नहरें खोदी और वहां की गीली मिट्टी को टीलों की तरह उठाकर आयताकार खेत बना दिए। ये पानी के बीच तैरते हुए खेतों की तरह थे। इससे पौधों को हमेशा पानी मिलता रहता था और नहरों में रहने वाली मछलियों का अपशिष्ट खाद का काम करता था। यह जंगल के बीच एक ऐसी स्वचालित मशीन जैसा था जो साल में 1 नहीं बल्कि 3-3 बार फसल पैदा करती थी। जब पेट भरा होता है तभी इंसान कुछ नया करने की सोचता है। अनाज की इतनी अधिक पैदावार का मतलब था कि अब हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं थी। यहीं से कलाकारों और शिल्पकारों का जन्म हुआ। हजारों लोग अब केवल कला पर ध्यान देने लगे। वे मिट्टी के सुंदर बर्तन, बढ़िया कपड़े और ज्वालामुखी के कांच, ऑब्सीडियन के धारदार हथियार बनाने लगे। जब जरूरत से ज्यादा सामान तैयार हो गया तो व्यापार की शुरुआत हुई।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट थी। याद है ना, उनके पास न तो पहिया था, न घोड़े और न ही बैल। तो फिर हजारों टन सामान एक शहर से दूसरे शहर, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, कैसे पहुंचता था? इसका जवाब है इंसानी ट्रक। जी हाँ, माया व्यापारी अपनी पीठ पर मेकापाल, रस्सी का पट्टा बांधकर 50-50 किलो वजन उठाते थे और जंगल के ऊपर खाबर रास्तों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते थे। कल्पना कीजिए, सड़कों का एक ऐसा जाल जहां गाड़ियां नहीं बल्कि हजारों लोग कतार में चलकर सामान ढो रहे हैं, और जहां जमीन खत्म होती थी वहां से जलमार्ग शुरू होता था। उनके पास विशाल नावें थीं जो समुद्र की लहरों पर चलती थीं। इनमें इतना सामान आ जाता था जितना आज के एक छोटे ट्रक में समा सके। वे मेक्सिको से लेकर होंडुरास तक नमक, कीमती पत्थर, जेड, शहद और पक्षियों के सुंदर पंखों का कारोबार करते थे। ये बाजार उनके शहरों की जान थे। टिकल शहर का बाजार इतना विशाल था कि वहां हर दिन 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ जुटती थी। वहां का शोर, मसालों की महक और रंगों की चमक किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी एक समाज को जरूरत होती है। एक शानदार व्यवस्था, अपार धन दौलत, दुनिया का सबसे सटीक कैलेंडर और आसमान छूती इमारतें। माया सभ्यता अपने स्वर्ण युग का आनंद ले रही थी। साल 900 ईस्वी तक ऐसा प्रतीत होता था कि यह साम्राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कोई सभ्यता अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचती है तो उसका पतन भी बहुत निकट होता है। माया सभ्यता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 900 ईस्वी के आसपास यह सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। नगरों में लाखों की भीड़ थी, पिरामिड ताजा रंगों से चमक रहे थे और राजा अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। महज 100 वर्षों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े शहर वीरान खंडहरों में बदल गए। महलों में अब राजाओं की जय जयकार नहीं बल्कि चमगादड़ों का सन्नाटा रहने लगा। जिस कैलेंडर ने हजारों सालों के भविष्य की गणना की थी, वह अचानक थम गया। इतिहासकारों के लिए यह आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी गुत्थी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 करोड़ लोग रातों रात अपने घर छोड़कर चले गए? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि यह एक डोमिनो इफेक्ट था, जहां एक ईंट गिरी और उसने पूरे महल को धराशायी कर दिया। पहला प्रमुख कारण था उनकी अपनी गलतियां, जिसे इकोलॉजिकल सुसाइड, पारिस्थितिक आत्महत्या कहा जाता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वे पिरामिडों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए चूना पत्थर जलाते थे। सिर्फ एक पिरामिड को रंगने के लिए उन्हें हजारों एकड़ जंगल की लकड़ियां जलानी पड़ती थीं। अपने नगरों को सुंदर बनाने की होड़ में उन्होंने उस जंगल को ही नष्ट कर दिया जो उन्हें ऑक्सीजन और वर्षा देता था। जब पैर नहीं रहे तो बादलों ने भी मुंह मोड़ लिया। वैज्ञानिकों को वहां की प्राचीन झीलों की तलहटी में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि उस समय वहां एक भीषण अकाल पड़ा था। यह कोई साधारण सूखा नहीं था जो 1-2 साल में खत्म हो जाता। यह सूखा करीब 100 वर्षों तक चला। वर्षा में 50% से 70% तक की भारी कमी आ गई। पानी के जलाशय सूख गए और धरती की कोख से नदियां गायब हो गईं। दूसरा बड़ा कारण था जनसंख्या विस्फोट। माया निवासी अपनी ही कामयाबी के जाल में फंस गए। जंगल सीमित था, लेकिन पेट भरने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उन्होंने खेती के लिए जमीन का इतना अधिक दोहन किया कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और वह बंजर हो गई। अब उनके पास न तो जंगल बचे थे और न ही उपजाऊ भूमि, न खेत बचे थे और न ही वन। तीसरा बड़ा कारण था महामारियां। सूखे की वजह से लोग दूषित पानी पीने पर मजबूर हो गए, जिससे कुपोषण और बीमारियां फैल गईं। घनी आबादी वाले इन शहरों में इन्फेक्शन जंगल की आग की तरह फैला और हजारों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। चौथा और निर्णायक कारण था गृह युद्ध। भूख ने इंसान को पत्थर दिल बना दिया। जो जनता अपने राजा को ईश्वर का रूप मानती थी, अब उसी ने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजा ने वर्षा कराने का जो वचन दिया था, वह उसे निभाने में पूरी तरह असफल रहा। शहरों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया। पड़ोसी नगर एक दूसरे के अनाज के भंडारों को लूटने लगे। अब यह सम्मान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह केवल 2 वक्त की रोटी की जंग थी। अंततः जो थोड़े बहुत लोग जीवित बचे, उन्होंने अपने भव्य शहरों को हमेशा के लिए त्याग दिया। वे वापस उन्हीं जंगलों में बिखर गए और छोटे छोटे गांवों में साधारण जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल ने उन पत्थरों की इमारतों को फिर से अपने भीतर समेट लिया। इस तरह महान माया सभ्यता इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई, जब तक कि 1839 में उसे दोबारा खोजा नहीं गया। तो दोस्तों, यह थी उस सभ्यता की गाथा जो घने जंगलों के बीच कहीं ओझल हो गई थी। तब तक यदि आप यह जानना चाहते हैं कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ और वह माया लोगों से कितनी अलग थी, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी यह वीडियो जरूर देखें।